हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लिटिगेंट व्यू में। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने 28 मई 2021 को 304 बी के केस की सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जारी की। आज हम इस वीडियो में इन्हीं गाइडलाइंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि 304 बी है क्या। इसके लिए हम 304 बी आईपीसी की डेफिनेशन को एक बार देख लेते हैं। जहां किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है, यानी स्त्री की जो मृत्यु है वो उसको जलाने या उसको शारीरिक क्षति देने के द्वारा की जाती है, या उसके विवाह के 7 वर्ष के अंदर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है, और ये दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था, वहाँ ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाएगा और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा। इसका मतलब यही है कि किसी स्त्री की मृत्यु 7 वर्ष के अंदर अगर सामान्य परिस्थितियों से अलग किसी परिस्थिति में हो जाती है और ऐसी मृत्यु से पहले उसके पति या उसके नातेदार ने उसके साथ क्रूरता यानी कि क्रूएल्टी की थी या उसे तंग किया, ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाएगा। इसमें दहेज का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में है। धारा 304 बी दहेज मृत्यु डॉरी डेथ की इस परिभाषा में जो ये शब्द कुछ पूर्व अर्थात कुछ समय पहले दिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इन शब्दों पर ही ज़्यादा गौर किया, क्योंकि अभियुक्त की दलील थी कि अभियोजन यह साबित करने में विफल रहा कि दहेज की मांग की गई थी, और यह मानते हुए कि मांग भी थी तो यह साबित करने में असफल रहा कि मांग मृत्यु के नज़दीक की गई थी। इस दलील के कारण अदालत ने 304 बी की व्याख्या पर जोर किया और यह निष्कर्ष निकाला कि जब अधिनियम बना तब विधायिका ने कुछ समय पहले वाक्यांश का इस्तेमाल किया था, तो उनका मतलब तुरंत पहले नहीं था, बल्कि उन्होंने यह निर्धारण अदालत पर छोड़ दिया था। क्रूरता या उत्पीड़न का तथ्य अलग अलग मामलों में अलग अलग होता है, यहाँ तक कि स्पेक्ट्रम भी काफ़ी अलग होता है, क्योंकि ये शारीरिक, मौखिक और भावनात्मक हो सकता है। इसलिए इसका कोई फार्मूला निर्धारित नहीं किया जा सकता, इसलिए न्यायालय को इस पर अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यही निष्कर्ष निकाला कि कुछ समय पहले का अर्थ तुरंत पहले नहीं हो सकता। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिशा निर्देश 12 गाइडलाइंस जारी की। आइए इन गाइडलाइंस को देखते हैं। फर्स्ट, धारा 304 बी आईपीसी की व्याख्या की दुल्हन को जलाने से और दहेज जैसी सामाजिक बुराई को रोकने की विधायी मंशा को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए। सेकंड, अभियोजन पक्ष को सबसे पहले धारा 304 बी आईपीसी के तहत अपराध के गठन के लिए आवश्यक अवयवों यानी कि आवश्यक तत्व के अस्तित्व को एग्जिस्टेंस को स्थापित करना चाहिए। एक बार जब ये सामग्री संतुष्ट हो जाती है तो धारा 113 बी साक्ष्य अधिनियम के तहत प्रदान की गई कार्य कारण की खंडन योग्य धारणा आरोपी के खिलाफ काम करती है। धारा 113 बी एविडेंस एक्ट में एक प्रिजम्पशन होता है कि अगर 304 बी में दिए हुए आवश्यक तत्व जैसे शारीरिक क्षति या जलाने से मृत्यु हुई है या विवाह के 7 वर्ष के भीतर हुई है या पति या नातेदार से क्रूरता या दहेज की मांग की गई थी आदि, दहेज मृत्यु की यह प्रिजम्पशन 113 बी के अंतर्गत इन आवश्यक तत्वों को ध्यान में रखते हुए ही की जाती है। नंबर थर्ड, धारा 304 बी आईपीसी में आने वाले वाक्यांश कुछ समय पहले का अर्थ तुरंत पहले से नहीं लगाया जा सकता है। अभियोजन पक्ष को दहेज मृत्यु और पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा दहेज के लिए की गई क्रूरता या उत्पीड़न के बीच निकट और सजीव संबंध का अस्तित्व यानी क्रूरता क्रूएल्टी और डॉरी डेथ के बीच बहुत ही निकट क्लोज रिलेशन होना चाहिए। नंबर 4, धारा 304 बी आईपीसी
मौत को मानव हत्या या आत्मघाती या आकस्मिक के रूप में वर्गीकृत करने में एक संकुचित दृष्टिकोण रखती है। इस तरह के गैर वर्गीकरण का कारण यह हत्या की सामान्य परिस्थितियों के अलावा होने वाली मृत्यु मामलों में हत्या या आत्मघाती या आकस्मिक यानी कि इमरजेंसी हो सकती है। फिफ्थ, धारा 304B की अनिश्चित प्रकृति के कारण आईपीसी को साक्ष्य अधिनियम की धारा 100B के साथ पढ़ा जाता है। जजों, अभियोजन और बचाव पक्ष को मुकदमे के संचालन के दौरान सावधान रहना चाहिए। इसलिए ही धारा 304B और 113B एविडेंस एक्ट को एक साथ पढ़ा जाता है, क्योंकि इसमें ही यह प्रिजम्पशन किया जाएगा कि दहेज मृत्यु है। सिक्स्थ, यह गंभीर चिंता का विषय है कि अक्सर ट्रायल कोर्ट सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बहुत ही लापरवाही और खानपूरी तरीके से बयान दर्ज करते हैं। आरोपी से उसके बचाव के संबंध में विशेष रूप से पूछताछ किए बिना यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि धारा 313 सीआरपीसी के तहत एक आरोपी की परीक्षा को केवल प्रक्रियात्मक प्रोसेसरल औपचारिकता के रूप में नहीं माना जा सकता, क्योंकि निष्पक्षता के मूल सिद्धांत पर आधारित होता है। सेवंथ, अदालत को आरोपी के सामने अपराध की परिस्थितियों को पेश करना चाहिए और उसका जवाब मांगना चाहिए। अभियुक्त यानी कि एक्यूज्ड के वकील के लिए यह कर्तव्य तय किया गया है कि वह मुकदमे की शुरुआत के बाद धारा 304B आईपीसी, धारा 113B साक्ष्य अधिनियम की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए अपना बचाव तैयार करे। 8, सीआरपीसी की धारा 232 के अनुसार यदि अभियोजन पक्ष के लिए साक्ष्य लेने के बाद अभियुक्त की जांच करने और अभियोजन और बचाव पक्ष को सुनने के बिंदु पर जज ये मानता है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आरोपी ने अपराध किया है, तो जज बरी करने का आदेश दर्ज करें। इस प्रकार के विवेक का उपयोग ट्रायल कोर्ट द्वारा सर्वोत्तम प्रयासों के दायित्व के रूप में किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, एक बार जब ट्रायल कोर्ट ने फैसला किया कि आरोपी धारा 232 सीआरपीसी के प्रावधानों के अनुसार बरी होने के योग्य नहीं है, तो उसे आगे बढ़ना चाहिए और विशेष रूप से बचाव पक्ष के लिए सुनवाई तय करनी चाहिए। आरोपी को धारा 233 सीआरपीसी के तहत प्रदान किया गया कि प्रक्रिया के अनुसार अपना बचाव पेश करने का आह्वान करना चाहिए, जो आरोपी को प्रदान किया गया एक अमूल्य अधिकार भी है। 10th, उसी समय ट्रायल कोर्ट को अन्य महत्वपूर्ण विचारों को संतुलित करने की आवश्यकता है, जैसे कि त्वरित परीक्षण का अधिकार। इस संबंध में हम सावधान कर सकते हैं कि उपरोक्त प्रावधानों को विलंब की रणनीति के रूप में दुरुपयोग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उपरोक्त के अलावा पीठासीन जज को सजा सुनाते और उचित सजा देते समय इस न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, इनका पालन करना चाहिए। 12th, निसंदेह जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, दहेज हत्या का खतरा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि ये भी देखा गया है कि कभी कभी पति के परिजनों को फंसाया भी जाता है, भले ही अपराध में उनकी कोई सक्रिय भूमिका ना हो और वे दूर रह रहे हों। ऐसे मामलों में कोर्ट को अपने रुख में सावधानी बरतने की ज़रूरत है। यह गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने सतबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा की सुनवाई के बाद जारी की हैं। इस जजमेंट की कॉपी का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहाँ जाकर इस जजमेंट को पढ़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।